नहीं, ये देश के लिए भी शर्मनाक है। जिनको पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि किस तरीके से न्याय लेना है, उनको खुद के न्याय के लिए सड़क पे धरना देना पड़ रहा है। जो दुनिया से लोग आए हैं 20 देशों से G20 में, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। यहाँ की सारी वीडियो जा रही है, देश की छवि बिगड़ रही है, लेकिन देश की सरकार को देश की छवि की चिंता नहीं है। देश के प्रजातंत्र को बचाना महत्वपूर्ण है। उसके लिए NDA को हरा के इंडिया की सरकार बने, ये तो हम सभी लोग चाहते हैं। उनका मुद्दा क्लियर है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? वो कभी संभव नहीं है। स्वप्न देखना बंद कर दें। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक आंदोलन है वो इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता है। आपको जादू की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 12 दिन हुए, 24 भी हो सकते हैं। हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना है कि ये लड़ाई जारी रखनी है, लड़ाई को रुकने नहीं देना है। अंत में जीत हमारी होगी, क्योंकि हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। हमने कोई गलती नहीं की है। ऐसा संभव नहीं है कि गलती करने वाले खुश रहें, आराम से रहें, उनको कुछ बिगड़े ना। मुकदमा भी दर्ज होगा, जेल भी जाएंगे वो, कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा और कोर्ट से उनको सज़ा भी मिलेगी। ये कुछ दिन की देरी है न्याय मिलने में। कहते हैं ना, न्याय कई बार देर से मिलता है, लेकिन जब न्याय लेने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है तो न्याय उसमें मिलता है। और हमारे बहुजन समाज के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं अब कि इस लड़ाई को ऐसे ही छोड़ दें। इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, हमें पता है। देश के अंदर सर G20 चल रहा है, 20 देश आए हैं भारत के अंदर। क्या लगता है कि आज उसी देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और उसी देश के सेंटर में यूनिवर्सिटी के बाहर एक प्रोफेसर बैठे? नहीं, ये देश के लिए भी शर्मनाक है। जिनको पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि किस तरीके से न्याय लेना है, उनको खुद के न्याय के लिए सड़क पे धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिनके राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ा है, दलितों पे उत्पीड़न बढ़ा है, पिछड़ों पे उत्पीड़न बढ़ा है, और माइनॉरिटीज़ में तो डर का माहौल पैदा हो गया है। और पूरे जो दुनिया से लोग आए हैं 20 देशों से G20 में, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। यहाँ की सारी वीडियो जा रही है, देश की छवि बिगड़ रही है, लेकिन देश की सरकार को देश की छवि की चिंता नहीं है। देश की सरकार को देश के लोगों की चिंता नहीं है। उन्हें लगता है कि नफ़रत पैदा करके ही वो सरकारें बनाते हैं और आगे भी बना लेंगे। लेकिन जब पूरे देश के लोग समझ गए, इकट्ठा हो रहे हैं, संदेश दूर तक जा रहा है, गांव-गांव तक जा रहा है, निश्चित तौर पे समाज के लोग चाहे वो SC, ST, OBC हो या माइनॉरिटीज़ हो, सब लोग ये संकल्प कर चुके हैं कि इस सत्ता को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। 2024 में एक अहम चुनाव है सर, INDIA का गठन हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त देश को बचाना महत्वपूर्ण है, देश के प्रजातंत्र को बचाना महत्वपूर्ण है। उसके लिए NDA को हरा के इंडिया की सरकार बने, ये तो हम सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इंडिया की सरकार में देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक समाज को सामाजिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय इस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। और उसमें ये भी ध्यान रहे कि अगर इंडिया की सरकार बन भी जाएगी, इसमें हमें संदेह नहीं है, लेकिन फिर एक संघर्ष शुरू करना पड़ेगा। इंडिया बनने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि आसानी से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन पहले प्राथमिकता देश के संविधान को बचाने की है। उसके लिए NDA को हराना ज़रूरी है। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर दूसरा संघर्ष होगा इंडिया को ये याद दिलाने के लिए कि सामाजिक न्याय का वादा करके आप सत्ता में आए थे, अब अपना वायदा पूरा करो। ज़रूरत पड़ी तो फिर उस सरकार की भी गिरबान पकड़नी पड़ेगी। बेटी प्रोटेक्शन की बात करने वाली सरकार देख रही है कि एक बेटी बैठी हुई है आंदोलन पर लगातार। एक्चुअली ये सरकार, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मुद्दा रहा हो, जिसमें जो देश की बेटियां देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने ओलंपिक या अन्य पदक जीत के लाई, उस पर भी ये सरकार चुप्पी साधे रही। किसानों के मुद्दे पे भी चुप्पी साधी रही। देश के जितने दलितों के साथ अत्याचार हो उस पर भी चुप्पी साधे रही। तो इस सरकार से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ये न्याय के लिए खड़ी होगी।
इसीलिए हमें सबको इकट्ठा होकर अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि सरकार को सत्ता से खींच के ज़मीन पे ला दे और अपने बहुजन समाज के लोगों को, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं और अपने अंदर फैले जातिवाद को ख़त्म करके अपने आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें। और जो समाज के नेता हैं हमारे, वो भी टुकड़े टुकड़े में लड़ाई ना लड़ें, बल्कि सब लोग एकजुट हो। जब सबका दर्द एक है तो फिर दवाई भी एक होगी। ऐसा नहीं है राजेंद्र गौतम अलग लड़ाई लड़े या बाकी हमारे साथी लोग वो अलग अलग लड़ें। दर्द एक है तो दवा एक है, दवा एक है। हम आपस में मिल के एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ें। उसका समय आ गया है एकजुट होकर लड़ने का। 2024 में बहुजन लोग किसको वोट करें? बहुजन लोग जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने पे ईमानदार दिखे, हमें उस पर वोट करना चाहिए। उसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। और उसमें देश के संविधान को बचाने के लिए जो प्रेजेंट में जो सत्ता में पार्टी है उसको हराना जरूरी है। सर, संविधान जो बना है, जो कानून है, वो दो तरफा देखा जा रहा है। तमाम ऐसे सांसद मंत्री बीजेपी के अंदर मौजूद हैं जिन पे एफआईआर दर्ज है। जो सविता रॉय हैं उनको भी अभी हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया है, आरएसएस से संबंधित है। एफआईआर चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी पुलिस चुप है, कोई कार्रवाई। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि चाहे वो पुलिस हो चाहे न्यायालय हो, अगर एक सैनिक अपने अधिकारी को रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन में उसका मर्डर कर सकता है और 3 अल्पसंख्यक समाज के लोगों का मर्डर कर सकता है और ये कह के कि भारत में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना होगा, इसका मतलब अब ये सांप्रदायिकता का जहर, नफरत का जहर, वो केवल समाज के बीच नहीं फैलाया गया, बल्कि देश की आर्मी और पुलिस प्रशासन, उसके अंदर भी समाज को बांट दिया गया है। नफरत उसके अंदर भी फैला दी गई है। इसलिए देश के सामने ज़्यादा बड़ा खतरा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जो आज देश में सत्ता में पार्टी है उसको हराना जरूरी है, क्योंकि देश को, देश के संविधान को, देश के प्रजातंत्र को बचाना हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर रितु जैसे लोगों को या मेरे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, हमको फिर धरने पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी न्याय के लिए। मुश्किल समय में सर एकजुटता का फॉर्मूला क्या है? अभी आपने एकजुटता की बात करी, पूरे 6743 जातियों में बटे हुए। मैं स्पष्ट कर दूं कि एक तो हम लोग जो है, हम लोग कहते हैं कि एक ही पार्टी हो, एक ही संगठन हो, तो ये कभी संभव नहीं है। पार्टी दुनिया, देश में बहुत हैं, संगठन देश में बहुत हैं, और जिनकी हम बात करते हैं कि जो जाति का दम्भ जिनके अंदर है, उनके भी हज़ारों संगठन हैं, लेकिन वो मुद्दे पे एकजुट हो जाते हैं। तो हमारे कितने ही संगठन और कितनी पार्टियों में हमारे नेता लोग हों, उनको सामाजिक मुद्दों पर एकजुट हो जाना चाहिए। हमें सब्जेक्ट वाइज, मुद्दा आधारित एकता बनाने की ज़रूरत है और एकता बनेगी। ये समय की मांग है, दूसरा कोई चारा बचा भी नहीं है। एकता बनेगी। आने वाला समय डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का है। मनुवादी विचारधारा हारेगी, अंबेडकरवादी विचारधारा जीतेगी। तीसरी कोई विचारधारा भारत में नहीं है। या तो समतावादी विचारधारा है, विषमतावादी। समतावादी विचारधारा बाबा साहेब की विचारधारा है, विषमतावादी विचारधारा मनुवादी विचारधारा है। तो पूरे देश के लोगों को दो में से कोई एक चुनना होगा रास्ता, और मुझे पूरा यकीन है देश के ज़्यादातर लोग अंबेडकरवाद के रास्ते को चुनेंगे। सर, हम चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो आप एक ऐसी पार्टी का गठन करें जिससे बहुजन समाज आपका साथ दे, क्योंकि आपने समाज की निस्वार्थ सेवा की है और समाज के दुख दर्द को समझा है। मैं उस दिशा में नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी भी तरीके से मुद्दे पे आधारित करके अपने समाज को एकजुट करूँ। हम जब अपने समाज को एकजुट कर लेंगे तो फिर तो हम अपने अधिकार तो छीन ही लेंगे। हमारे हक छीनने वाले वो कौन है? सर, हम लोग हमारे हक जो छीन रहे हैं, हमारे हक छीन रहे हैं हमारी गलतियों से, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। हम लोग टुकड़ों में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग एकजुट होंगे तो हम अपनी लड़ाई निश्चित तौर पर जीतेंगे और अपना जो हक और अधिकार छीन रहा है उसको हम वापस लेने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। दुर्भावनाओं के चलते आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि जब तक छुआछूत रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। क्या कहेंगे सर इस पर? ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आज वो जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण रहना चाहिए। अरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब आरक्षण दिया तब वो तय कर गए थे कि जब तक ये जाति भेद खत्म नहीं हो जाता, शोषण, जाति के ऊपर आधारित शोषण खत्म नहीं हो जाता, तब तक रिजर्वेशन रहेगा। सर, उनका मुद्दा क्लियर है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? वो कभी संभव नहीं है। स्वप्न देखना बंद कर दें। भारत विविधताओं का देश है। भारत में हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, हजारों जातियाँ हैं, अनेकों धर्म हैं।
तो अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना रहेगा, कभी संभव नहीं है होना। इसलिए संभव नहीं है कि क्या जो हिंदू लोग हैं वो अपने बच्चों की शादी 7 फेरे के बिना कर देंगे, या अगर वो 7 फेरे वाला कानून बनाना चाहे तो क्या मुस्लिम 7 फेरे से शादी करेगा, ईसाई क्या 7 फेरे की शादी स्वीकार करेगा? यहाँ तो केवल मुस्लिम, सिख या हिंदू या ईसाई की बात नहीं है, या बौद्ध जैन की बात नहीं है। खुद हिंदू धर्म के अंदर ही कई तरह की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, सर आप उसके अंदर भी कई तरह की विविधताएं हैं। तो एक रूपता लाना तो संभव है ही नहीं कोई। सेकुलर नेशन भारत रहेगा या इनके हिंदू राष्ट्रवादी फॉर्मूले पे खत्म हो जाएगा? नहीं, इंडिया सेकुलरिज्म पे ही आगे बढ़ सकता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप अपनी लड़ाई जारी रखें और अपने YouTube चैनल के माध्यम से समाज की लड़ाई, इस आग को, इस आंदोलन को आप घर घर तक पहुंचाते रहें। निश्चित तौर पे आपकी जीत होगी और सेकुलरिज्म को कोई खतरा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।